जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वेरियस पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 800 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसकी जानकारी देने से पहले जो आप लोगों में से कुछ लोगों का डाउट है कि ये भर्ती फेक है वो मैं दूर कर देता हूं। मैंने अभी यहां पर एक दिन पहले वीडियो बनाई थी इस भर्ती के बारे में जिसमें कि मैंने आपको पोस्ट वाइज इसके क्वालिफिकेशन की जानकारी दी थी और तब इसका सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बट अब इसका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि आप इस नोटिफिकेशन पर एक नज़र मार ले जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए या फिर भरोसा ही हो जाए कि यह भर्ती पूरी तरीके से ऑफिशियल है। और मैं आपको इसकी गारंटी ये भी दे रहा हूं कि ये भर्ती पूरी तरीके से ओरिजिनल है। अगर आपको किसी भी स्टेज पर जाकर के लगे कि यहाँ ये भर्ती फेक है और मैंने आपको कोई गलत जानकारी दी है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को रिपोर्ट मार सकते हैं और कभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ दे सकता हूँ तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें ये वाली गारंटी चाहिए, तो आई होप मैं आपको वो गारंटी भी दे दूंगा। बट उसके पहले आप यहाँ पर इस वीडियो को देख करके इसके ऊपर बिलीव कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि एलिजिबिलिटी की जानकारी इस वीडियो में दी है और इस वीडियो में जो भी आप देख पा रहे हो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक मिस्टेक ही फॉर्म को रिजेक्ट करा देती है। और वैसे भी इसमें तो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो जो पिछली भर्ती हुई है उनकी तरह ऑफलाइन ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट डेट्स कंफर्म कर ली है। 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक आप आवेदन कर पाओगे और जो आपकी डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम है वो 20 दिसंबर 2020 तय की गई है। अब चलिए दोस्तों इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपका इस नोटिफिकेशन के 27वें पेज के ऊपर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको साइबर कैफे में जाकर के इसको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद आपको इसकी 4-5 फोटोकॉपी प्रिंट करानी है ताकि जब आप इस फॉर्म को भरे तो भरते समय अगर कहीं पर कोई आपसे गलत जानकारी लिखी जाए तो वो फॉर्म आपको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है। आपको न्यू फॉर्म लेना है और फिर से जानकारी भरनी है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि जिस फॉर्म के अंदर कटिंग हो जाती है तो फिर वो इनवैलिड माना जाता है और बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप कोई भी रिस्क ना ले। तो ये जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा लोगे आपको यहाँ तक प्रिंट कराना है जिसमें कि आपको डिक्लेरेशन भी प्रिंट कराना होगा। अगर आपके ऊपर ये जानकारी एप्लीकेबल होती है तो आपको ये भी प्रिंट करा करके इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो अभी के लिए आपको सिर्फ डिक्लेरेशन तक ही इसको प्रिंट कराना है। और यहाँ पर अब एक एक करके सभी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, यानी कि आपको जितनी भी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरनी है वो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हो। फिर यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट दी जा रही है उसी पोस्ट का आपको नाम लिखना होगा। जैसे कि जो आपकी कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की पोस्ट है इसके लिए 121 पद निकाले हैं और इसमें सिर्फ आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज से मतलब होता है कि जो भी स्टेट की आपकी लैंग्वेज है उसको ही लोकल लैंग्वेज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि इस पर अप्लाई करना है तो आपको पोस्ट के नाम के जो आपका पोस्ट का नाम है वहाँ पर लिखना है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, यानी कि यहाँ पर आपको कांस्टेबल लिख करके ब्रैकेट में जैसे वहाँ पर लिखा है सफाई कर्मचारी आपको लिखना है, या फिर जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको वहाँ से देख करके इसी प्रकार से लिखनी होगी इंग्लिश के अंदर। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट आपका दिया जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर चॉइसेस। तो यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर के लिए किसे चॉइस देना चाहते हो इसकी जानकारी आपको देनी है और इसके लिए आपको फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आना है और आप यहाँ पर देखोगे एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो भी सिटी यहाँ पर दी जा रही है इन्हीं सिटी के अंदर आपका इस भर्ती का एग्जाम होने वाला है, जैसे कि न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर,
पल्लीपुरम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक सिटी यहाँ पर लिख देनी है जो जिसको भी आप प्रेफरेंसेस देना चाहते हो। फर्स्ट के अंदर उस सिटी का नाम जिसे आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, और सेकंड के अंदर उसका नाम जिसे आप उसके बाद प्रेफरेंस देना चाह रहे हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पेस्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। अब आपको यहाँ पर अपना सिंपली एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपका देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और ये भी आपको बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और साथ ही 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो ये नाम भी आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार ही अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। मदर नेम आपका जो भी है आपकी माताजी का वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ अब आपको यहाँ पर अपनी डालनी होगी और ये आपको इस तरह से लिखनी है जैसे कि 02, फिर आपको स्लैश लगाना है, फिर उसके बाद 05, फिर स्लैश लगाना है, फिर आपको स्लैश लगा करके अपना ईयर जैसे कि 1997, इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। 7 पॉइंट आपका आता है जेंडर मेल फीमेल, तो आपका जो भी जेंडर है वो आपको लिखना है। तो अगर आप मेल हो तो आप सिंपली इस कॉलम के सामने MALE लिख दीजिए, फीमेल हो तो FEMALE लिख दीजिए। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको 8 पॉइंट के अंदर डाल देना है। अगर 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दूसरा नंबर भी लिख दीजिए। ईमेल आईडी अब यहाँ पर आपको अपने देनी होगी। यहाँ पर आपको सेम तरीके से अभी तो सभी लोगों के पास ईमेल आईडी होती है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। 10 पॉइंट में है आपकी कैटेगरी अनरिजर्व्ड, SC ST OBC या फिर EWS। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली उस कैटेगरी का नाम लिखना है जो भी आपकी कैटेगरी इनमें से है, और साथ ही आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। फिर रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन यानी कि धर्म है वो आपको लिखना है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी आपका धर्म है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो लिख देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर दोस्तों आप यहाँ पर यस लिखते हो तो आपको अपना नाम यहाँ पर देना होगा। फिर साथ ही आपको 14 पॉइंट देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिख लीजिए, नहीं तो अनमैरिड यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आती है आपकी नेशनलिटी, इंडियन या फिर अदर, तो अगर आप इंडियन हो तो इंडियन लिखिए, अगर आप अदर्स हो तो आपको अदर्स लिखना होगा। बेसिकली सभी इस फॉर्म को इंडियन लोग ही भर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इंडियन लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 पॉइंट स्टेट यूटी, स्टेट तो आपकी स्टेट होती है और यूनियन टेरिटरी का मतलब यूटी, तो यहाँ पर आपको उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बोला है। तो आपको बेसिकली अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको उत्तर प्रदेश लिखना है, जिस भी स्टेट से हो आपको उसी स्टेट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने ऊपर देखा सभी जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर ही इस फॉर्म के साथ इस फॉर्म में भरनी होगी। फिर आता है आपका 17 पॉइंट नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। यहाँ पर दोस्तों अगर आप उन जगह से बिलोंग करते हो जिसमें कि आपको छूट दी जाती है एक्स्ट्रा, जैसे कि हिल एरिया या फिर अन्य से, तो अगर आप उन जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया की जानकारी देनी है या फिर रीजन का नाम लिखना है अगर आप एक्सटेंडेड टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम चाहते हो। बट अगर आपके ऊपर ये जानकारी एप्लीकेबल नहीं होती, आप ऐसी जगह से जहाँ पर आपको इसकी छूट नहीं मिलती, तो आप इस पॉइंट को यानी कि 17 पॉइंट को खाली छोड़ दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर है आपका 18 पॉइंट हाइट इन सेंटीमीटर, तो जो भी आपकी हाइट है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर लिखनी है, जैसे कि 170, 172, 175 सेंटीमीटर जो भी है वो आपको लिख देनी है। 19 पॉइंट के अंदर आप देखोगे चेस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट लिखने की अनुमति या फिर कह लीजिए कि उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक्सपेंड है और अनएक्सपेंडेड है, तो एक्सपेंडेड के अंदर आपको वो लिखनी है जो कि आपकी फुला करके चेस्ट हो जाती है, जैसे कि आपकी फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जाती है। और पहले आपको एलिजिबिलिटी के अंदर चेक भी कर लेना कि इसमें कितनी बिना फुलाई मांगी है और फुला करके कितनी मांगी है, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड लिखनी है। फिर अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाई, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर फुला करके 84 है तो 84 लिखनी है और बिना फुलाई आपकी 79 है तो आपको यहाँ पर अनएक्सपेंडेड के अंदर 79 लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है 20 पॉइंट वेदर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, या क्या आप जो हाइट रिलैक्सेशन मिलता है उसके लिए देख रहे हो, आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना होगा। और ये किन को मिलता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि रिलैक्सेशन इन चेस्ट टू दी शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ ऑल स्टेट्स एंड हिल पीपल एज फॉलो, यानी कि यहाँ पर जो इन जगह से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट को हाइट के अंदर
और यहाँ पर जो आपकी चेस्ट है उसके अंदर छूट दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जानकारी देखने को मिल पा रही है। तो आपको यहाँ पर यस नो के अंदर आंसर देना है। अगर आप यस करते हो तो आप उसके अंतर्गत आते हो, अगर आप नो करते हो तो आप उसके अंतर्गत नहीं आते। तो आपको जानकारी कंफर्म करने के बाद ही यस नो के अंदर आंसर देना होगा। 21 पॉइंट है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आपने ऊपर देखा हाइट रिलैक्सेशन, यानी कि जो आपकी हाइट है उसमें छूट चाहते हो। नीचे है आपकी एज लिमिट के अंदर छूट। तो अगर आप इसके लिए छूट चाहते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो लिख देना है। फिर इसी का एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एज डिपेंडेड फैमिली मेंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन रियोट्स ऑफ 1984, क्या आप उनमें से हो जिनकी फैमिली 1984 रियोट्स के अंदर मारी गई थी? अगर आप हो तो यहाँ पर आपको यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। इसी प्रकार से एज डिपेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ पर्सन किल्ड इन रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, यानी कि 2002 के अंदर गुजरात में जो दंगा हुआ था, क्या आप उस फैमिली से हो जो वहां पर मारे गए थे? अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। सी पॉइंट है पर्सन ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989, क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो लिख देना है। फिर आता है आपका 22 पॉइंट वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो? अगर हो तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिख देना है। इसी के साथ अगर आप यस लिखोगे तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस यहाँ पर डालनी है, यानी कि किस डेट में आपने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी। फिर आपको डेट ऑफ डिस्चार्ज, आप किस डेट में डिस्चार्ज हुए थे, यानी कि आप रिटायर कब हुए, तो आपको यहाँ पर डेट डालनी है। लेंथ ऑफ सर्विसेज डे मंथ ईयर, आपको अपनी सर्विसेज का पूरा कार्यकाल डे मंथ ईयर के अंदर डालना है, जैसे कि 20 साल 5 महीने 10 दिन, इस प्रकार से आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर आपके सामने 23rd पॉइंट आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर सबसे पहले है एजुकेशन स्टैंडर्ड, तो 10th दिया जा रहा है और इसके सामने है ईयर ऑफ पासिंग। तो आपने अपनी 10वीं किस ईयर के अंदर पास की थी? जैसे कि मैंने 2012 में की थी, तो मैं यहाँ पर 2012 लिख दूंगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है। नेम ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज, तो आपने किस स्कूल या किस कॉलेज से की थी? आपको छोटा छोटा सा, यानी कि वो पढ़ने लायक भी हो और इस कॉलम के अंदर आ भी जाए, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देना है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर आपने जिस बोर्ड से की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो कि आप यूपी बोर्ड भी सिंपली शॉर्ट में भी लिख सकते हो। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट जो आपके पास है उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। अगर आपकी मार्कशीट है, अभी आप उसको लीजिए हाथ में और उसको चेक कीजिए, तो आपको सीरियल नंबर ऊपर की तरफ राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आती है 12th। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जैसे कि कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी की, तो आपको सिर्फ यही जानकारी भरनी है। और अगर आप 12वीं की जानकारी देना चाहते हो कॉम्प्लीमेंट्री रूप में, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाए, तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भर सकते हैं। अन्यथा आप 10वीं की ही भरी रहने दीजिए, इसमें कोई जानकारी क्वालिफिकेशन की एक्स्ट्रा ऐड ना कीजिए। बट अभी बात करते हैं उन लोगों के लिए जो ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं जिसमें कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। तो आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी यहाँ पर भरनी है, क्योंकि सेम ऑप्शन आपके सामने है। ग्रेजुएट की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर ग्रेजुएशन के सामने आपको कॉलेज स्कूल नेम की जगह अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। और यहाँ पर आपको नेम ऑफ बोर्ड में फिर से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की है तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भी सेम तरीके से लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है 24 पॉइंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि आपसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देनी है अगर आपकी पोस्ट के ऊपर ये जानकारी लागू नहीं होती। फिर 25 पॉइंट पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। आपको इस तरह से लिखना है जैसे कि विलेज, जैसे कि मैं अपना एड्रेस की बात करूँ, एक नॉर्मल एड्रेस, तो विलेज सावंतखेड़ी, पोस्ट बड़गांव, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड में है या फिर कहीं पर आप कुछ मंगवाते हो, जिस एड्रेस का आप इस्तेमाल करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार एड्रेस को यहाँ पर लिखोगे तो फिर आगे चल करके भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अब यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी लिख सकते हो या फिर अलग से परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो।
27 पॉइंट है आधार कार्ड नंबर, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। वेदर कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल और सिविल केस, क्या आप किसी केस के अंदर दोषी पाए गए हो? अगर पाए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सामने नो लिख देना है। वेदर एनी FIR लॉज्ड इन एनी पुलिस स्टेशन, क्या आपके ऊपर कहीं पर पुलिस स्टेशन में कोई FIR दर्ज हुई है? अगर हुई है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखना होगा। वेदर अरेस्टेड बाय पुलिस, क्या आप पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हो कभी? अगर किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। वेदर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर यानी कि कोर्ट के अंदर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है? अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो लिखना होगा। फिर आता है आपका 32 पॉइंट्स डिटेल्स ऑफ फी पेड इफ एप्लीकेबल, यानी कि आप अगर आप उन कैटेगरी से हो जिसमें आपसे फीस मांगी गई है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। अभी आपको कैसे जमा करनी है ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं जानता हूँ इसके बारे में मेरे अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी आप लोगों के कुछ सवाल आने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे, सुन लोगे जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपको वो सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन फी की जानकारी के ऊपर आ चुके हो। तो यहाँ पर दिया जा रहा है, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द अबव पोस्ट शुड डिपॉजिट 200 ओनली फॉर ग्रुप बी, यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी से ग्रुप बी की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है, और अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी के, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ग्रुप बी कौन सी पोस्ट है और ग्रुप सी के अंदर कौन सी पोस्ट है, तो चलिए वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगली जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करते हैं ये, इसमें आप देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही पोस्ट ट्रेड कोड, तो आप नीचे टेबल में देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट किस ग्रुप के अंदर रखी गई है। जैसे कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप बी के अंदर है, ट्रेड आपके सामने है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप सी के अंदर है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट, जो कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वाइज और अन्य उनके जो भी नाम है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, वो ग्रुप सी के अंदर है। कांस्टेबल की पोस्ट यहाँ पर मसालची, ये भी आपकी ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर आती है, और यहाँ पर जो आपके कोड है वो भी दिए जा रहे हैं, यानी कि कोड वाइज भी आप पहचान सकते हो कि हाँ ये पोस्ट इस पोस्ट का ये कोड है। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए फिर से इसके जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसके ऊपर चलते हैं और मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट जानकारी देता हूँ। तो नीचे दिया जा रहा है, फ़ी में बी सेंट थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स ओनली, यानी कि आपको ये फीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स और या फिर बैंक ड्राफ्ट्स के माध्यम से आप कर सकते हो। एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और इसके अलावा कोई और जो मोड है पेमेंट का वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर फीस जमा करने के लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स हु हैव टू पे एप्लीकेशन फी कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, यानी कि जो इस फीस को पे कर रहे हैं उनको ये इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी है, जो कि फेवर में की जाएगी DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल एट SBI बंगरसिया। तो आपको इसके फेवर में इस एप्लीकेशन फीस को पे करना है। आप फिर से सुन लीजिए, आप इस फॉर्म को इस फीस को इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर पाओगे, जो कि आपको फेवर में करनी है इनकी, जो कि पेबल है SBI बंगरसिया यानी कि इस ब्रांच में। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप ये फीस की जो जानकारी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो जानकारी दी है इसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको ये फीस जमा करनी है। आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी इनके फेवर में अपनी फीस को जमा कर सकते हो। यहाँ पर भी नीचे आपको जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट है वो जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आते हैं, और ये जो आप अपनी फीस जमा कर दोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया जा रहा है IPO BD नंबर। तो जो आपका IPO नंबर है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, उसका नंबर या फिर BD नंबर आपको यहाँ पर इस कॉलम के अंदर डालना है। किस डेट के अंदर आपने फीस को जमा किया है वो यहाँ पर आपको डालना है, और अमाउंट कितना था फीस का, 200 था या फिर 100 था, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब नीचे आकर के यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना अपना सिग्नेचर इस बॉक्स के अंदर कर देना है।
इसके साथ आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे डिक्लेरेशन, जो कि आपको इस फॉर्म के साथ ही अटैच करना है। तो इसमें आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, फिर सन डॉटर ऑफ श्री, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम या फिर अपने गार्जियन का नेम लिखना है, जो भी आप लिखते हो। एज यहाँ पर आपको अपनी लिखनी होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। रेसिडेंट आप कहाँ के हो, बेसिकली आपको अपने एड्रेस की जानकारी लिखनी है। इसके सामने आपको डिस्ट्रिक्ट के सामने अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आता है पैलेस, आप किस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, और डेट आपने किस डेट में इस फॉर्म को भरा है वो आपको लिखना है। मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 20 जुलाई के बाद ही एक्टिवेट होंगे, यानी कि अगर आप 20 जुलाई के बाद इस फॉर्म को सेंड करोगे तो तभी ये एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके पहले एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपको 20 जुलाई के बाद इस फॉर्म को सेंड करना है, भले ही आपने इस फॉर्म को उसके पहले ही भर के तैयार कर लिया है। नीचे आपको फिर से अपने सिग्नेचर करने हैं और ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे आता है अपेंडिक्स ए फर्स्ट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, यानी कि अगर आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल हो तो आपको यहाँ पर ये जानकारी भर करके सिग्नेचर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर विद ऑफिस सील आपको यहाँ पर लगवानी होगी और इस फॉर्म के साथ ये अलग से लगाना होगा। इसी प्रकार से अपेंडिक्स A2 है, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन को ये वाला जो अपेंडिक्स है वो आपको भर करके इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अपेंडिक्स बी, फॉर्म ऑफ SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, ये एक इन्होंने SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। बेसिकली ये एक इनका फॉर्मेट होता है देने का, आप चाहे तो ये भी भर करके, बट ये हार्ड होता है, इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो, या फिर जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वो भी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको भेजना है और किन किन और ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म को भेजना होगा। तो इसी में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ए पॉइंट है आपका, द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड एनवलप मेंशनिंग कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट विद रिक्वेस्ट स्टाम्प शुड बी मेल्ड या डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें आपको जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से होंगे, एक तो आप अगर आपने आधार कार्ड का नंबर लिखा है तो आपको उसकी फोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, अगर आप SC/ST OBC EWS से बिलोंग करते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। अगर आपने 12वीं की जानकारी भी भरी है तो आपको उसकी फोटोकॉपी देनी है। अगर आपने ग्रेजुएट की जानकारी या फिर जो भी हायर क्वालिफिकेशन भरी है उनकी जानकारी की जो फोटोकॉपी होती है वो आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा जानकारी जो कि आपको लग रही है कि मैंने जानकारी भरी है और उसका सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है, बट जरूरी रूप में ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी इसके लिफाफे के अंदर डालने होंगे। एक तो आपको चिपकाना है और उसी के साथ के 2 फोटो आपको यहाँ पर डाल देने हैं और एक लिफाफा लेना है और लिफाफे के ऊपर आपको अपना जो भी आपका प्रजेंट एड्रेस है वो आपको लिखना होगा। उस पर जो रिक्वेस्ट स्टाम्प्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन तो नहीं किए, बट आपको यहाँ पर उसके ऊपर एक स्टाम्प 5-10 रुपये का एक लगवा देना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपको नहीं बोला, और ये आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ नॉन रिसीप्ट ऑफ फोटोग्राफ्स, यानी कि अगर फोटोग्राफ्स इस फॉर्म के अंदर नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेम ऑफ द एग्जाम्पशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एग्जाम्पशन, स्टाफ एग्जाम्पशन, ये आपको वहाँ पर इसके ऊपर लिखना है। 2020 शुड बी रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ एनवलप बिफोर डिस्पैचिंग इट, यानी कि जो आपका एनवलप है सबसे ऊपर आपको ये लाइन बड़े अक्षरों के अंदर अच्छे से लिखनी है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर ये लाइन नहीं होगी तो फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डिस्पैच करने से पहले अपने एनवलप को, अपने फॉर्म को, ये लाइन आपको ऊपर लिख देनी है और इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड करना होगा जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है। DIGP ग्रुप सेंटर, CRPF भोपाल, विलेज बंगरसिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, और ये आपका पिन कोड। इस एड्रेस के ऊपर आपको इसको सेंड करना होगा। दी कैंडिडेट्स शुड क्लियरली मेंशन द पोस्ट फॉर विच ही हैज़ अप्लाइड फॉर पोस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बहुत ही क्लियरली आपको लिख देना होगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये आपका तरीका है कि कैसे आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। आपको लिफाफे के ऊपर ये लाइन डालनी है और इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को भेजना है। जरूरी 2 फोटोग्राफ उसके अंदर डाल देने हैं और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच कर देने हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा इस फॉर्म को भेजने के लिए कोई ऐसा वे नहीं है अलग से जो कि ऑनलाइन होता है, वैसा नहीं है। आपको ऑफलाइन वे में ही इस फॉर्म को भेजना होगा।
और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं, जिनके नाम अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप इन जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 4/9/2020 यानी कि 4 सितंबर 2020 तक का समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छी बात है, आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं अगर आप इन जगह से बिलोंग कर रहे हो। तो दोस्तों ये थी आपके इस फॉर्म को भरने के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। और मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर किसी भी पॉइंट पर जाकर के लगा हो कि हाँ ये जानकारी मेरी समझ में नहीं आई या फिर मैं इसके बारे में कन्फ्यूज हूँ, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, साथ ही जितना ज़्यादा लोगों का रिप्लाई करना हो सका मेरे से वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भर्ती काफ़ी टाइम के बाद निकलती है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो इसको ज्वाइन करने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और फिर आपको दोबारा से वेट करना पड़े, और ऐसे में क्या पता फिर आपकी एज तक निकल जाए, क्योंकि बहुत समय के बाद ये भर्तियाँ निकलती है ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर। इसलिए आप अपना जो भी सवाल है पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बस दोस्तों बस यही थी जानकारी। और अभी मैं आपके लिए इस वीडियो के बाद सिलेबस की वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर के सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ सिलेबस 2020 को सर्च कर सकते हो। उस वीडियो के अंदर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, स्टैंडर्ड टेस्ट और हाइट यानी कि सभी जानकारी उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका एग्जाम को लेकर या फिजिकल टेस्ट को लेकर के भी कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।